हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट फिजिक्सोफाइल हब यूट्यूब चैनल। आप सभी का फिजिक्सोफाइल हब यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम चार्ज के डिफिनीशन, चार्जेस की प्रॉपर्टीज, चार्जेस के टाइप्स, चार्ज कौन सा क्वांटिटी है, चार्ज का यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा और किन्हीं भी बॉडीज को किस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज किया जा सकता है, ये सारी बातें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। हालांकि बच्चों, ये सारी बातें मैंने कल की ही क्लास में इन्वॉल्व किया था, बट ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच मैं कल के क्लास का हाफ से कम पार्ट ही अपलोड कर पाया था। तो एक तरीके से ये हमारा क्लास सेकेंड ही है कल की क्लास की तरह, बट जो रिमाइंडर पोर्शन है वो आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको लास्ट की क्लास समझ में आ गया होगा। और लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ मटेरियल के बारे में बात किया था, टाइप्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट के बारे में बात किया था, और हमने देखा था बच्चों कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो 4 टाइप्स का होता है। पहला कंडक्टर मतलब चालक, दूसरा इंसुलेटर मतलब अचालक, तीसरा सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक, और चौथा सुपर कंडक्टर यानी अतिचालक। जो चालक होते हैं, जो कंडक्टर्स होते हैं, उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होते हैं, और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंस की वजह से ये करंट को अपने अंदर से फ्लो होने के लिए अलाउ करते हैं। अगर किसी बॉडी के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है बच्चों, वो कभी भी करंट को फ्लो नहीं होने देंगे। तो अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कोई भी बॉडी करंट का फ्लो होने देता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, जिसका आंसर होगा फ्री इलेक्ट्रॉन। ऑलराइट, जितने भी मेटल्स होते हैं, जितनी भी धातुएं होती हैं, वो सभी कंडक्टर यानी चालक के एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा हमने देखा था इंसुलेटर। इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंस नहीं होता, दैट्स वाई इसके अंदर करंट का फ्लो पॉसिबल नहीं हो पाता। और इसके एग्जाम्पल्स हो गए प्लास्टिक, लकड़ी या ओट्स। जो भी आपके आसपास ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर करंट का फ्लो नहीं हो पाता, वो सारे किसके एग्जाम्पल हैं बच्चों? इंसुलेटर के एग्जाम्पल। तीसरा हमने देखा था सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर वो मटेरियल्स हैं जो अकॉर्डिंगली कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं, चालक और अचालक दोनों की तरह कार्य कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर यह चालक की तरह, कंडक्टर की तरह, और आवश्यकता पड़ने पर यह अचालक की तरह बिहेव करते हैं। हमने बताया था कि थोड़ा सा टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर अगर ज़्यादा कर देंगे तो ये कंडक्टर की तरह, अगर टेम्परेचर को हम कम कर देंगे तो ये इंसुलेटर की तरह वर्क करना शुरू कर देता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो जर्मेनियम और सिलिकॉन है, जो कि आप एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आपको 4 ऑप्शन दिया होता है, उसमें से कहता है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन सा है, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन जर्मेनियम या सिलिकॉन का दिख जाएगा। ठीक है, बाकी इसको हम डिटेल में जब इस सेमीकंडक्टर यूनिट को हम पढ़ रहे होंगे तो वहाँ अच्छे से सीखेंगे किस तरीके से टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है और किस तरीके से कंडक्टर और इंसुलेटर की तरह कार्य करता है। और लास्ट वन बच्चों, सुपर कंडक्टर हमने डिस्कस किया था। सुपर कंडक्टर्स वो मटेरियल है जिनका जो रेजिस्टेंस या प्रतिरोध होता है शून्य होता है। लेकिन बच्चों, प्राकृतिक तौर पे, नेचुरली तौर पे कोई भी ऐसा मटेरियल अभी तक हमने खोजा नहीं है जिसका जो प्रतिरोध हो शून्य हो, क्योंकि जो सबसे बेस्ट मटेरियल है कंडक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है बच्चों आपका सिल्वर। उसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। इसका मतलब ये है कि ऐसा अभी तक हमने कोई मटेरियल नहीं खोजा है, डिस्कवर नहीं किया है जिसके अंदर रेजिस्टेंस ना हो। बट लैब के अंदर हमने कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर पर हमने सुपर कंडक्टर को बनाया है। वैसे बच्चों, सुपर कंडक्टर अगर थोड़ा आप समझना चाहें तो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको समझाया था, और फिर से एक बार बता रहा हूँ कि जो ये कंडक्टर्स होते हैं, जो चालक होते हैं, उन्हीं के टेम्परेचर को लगातार कम करते करते हम सुपर कंडक्टर के कंडीशन को अचीव कर पाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते जाते हैं, वैसे वैसे रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कंडक्टर्स की कम होती जाती है, और बच्चों फाइनली हम ऐसे टेम्परेचर पर पहुंच जाते हैं जहां पे उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस या प्रतिरोध होता है शून्य हो जाता है, और उसी मटेरियल को उस केस में हम सुपर कंडक्टर बोलना शुरू कर देते हैं। तो लैब के अंदर 4.4 या 4.2
डिग्री केल्विन के आसपास जो आपका मरकरी होता है, जिसको हम पारा बोलते हैं, यह सुपर कंडक्टर यानी अतिचालक की तरह बिहेव करता है। तो अर्धचालक अगर मटेरियल हम खोज पाए तो कहीं ना कहीं जो लॉसेज ऑफ एनर्जी है रेजिस्टेंस की वजह से वो जीरो हो जाएगा। तो काफ़ी कुछ हम इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर पाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट इसके होंगे। बट ये सारी चीज़ें हम करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हम पढ़ेंगे। तो क्या आपको यहाँ तक क्लियर है? तो क्या अब हम आज की क्लास स्टार्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज से बात शुरू कर सकते हैं? तो बच्चों अब हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी बॉडी है, अगर कोई भी बॉडी है या वस्तु है, कोई भी बॉडी या वस्तु है, तो बच्चों डेफिनेटली इसके पास मास होगा, और अगर मास है बच्चों तो इसके पास चार्ज होगा, मतलब आवेश होगा। क्योंकि बच्चों किसी बॉडी को बॉडी हम तब तक नहीं बोल सकते जब तक कि वो मास को कंटेन ना करे, द्रव्यमान को न, उसके पास द्रव्यमान ना हो, क्योंकि विदाउट मास बॉडी का अस्तित्व ही नहीं है। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो मास और चार्ज है, यह किसी भी बॉडी या वस्तु का कैसी प्रॉपर्टी होता है बच्चों? बेसिक प्रॉपर्टी होता है। कैसी प्रॉपर्टी होता है? बेसिक प्रॉपर्टी होता है। बेसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि बच्चों बिना इनके बॉडी का अस्तित्व ही पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो चाहे हम मास की बात करें चाहे चार्ज की बात करें, ये किसी भी बॉडी की बेसिक प्रॉपर्टी होती है, मूल गुण होती हैं। बिना इनके बॉडी का अस्तित्व होगा ही नहीं। ठीक है। बाकी मास और चार्ज दोनों ही बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, बट इनमें भी बहुत सारे डिफरेंस होते हैं जो कि हम आगे क्लास में बात करेंगे। ठीक है ना? जो नहीं कि जो चीजें जो प्रॉपर्टीज मास के पास हो वही सेम प्रॉपर्टी चार्ज के पास हो। ये प्रॉपर्टी का वेरिएंस हो सकता है और होता भी है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हमें ये समझ में आ गया कि चाहे मास हो चाहे चार्ज हो, दोनों ही किसी भी बॉडी या वस्तु का बेसिक प्रॉपर्टी होता है। ऑलराइट, क्लियर है सभी को? तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे इसको नोट डाउन करूं, तो कोई भी बॉडी है या कोई भी वस्तु है, तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज होता है बच्चों, यह उस बॉडी का क्या होता है? बेसिक प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है? बेसिक प्रॉपर्टी होता है। क्या ये बात सभी क्लियर है? उसका क्या होता है? बेसिक प्रॉपर्टी होता है। अच्छा बच्चों, कई जगह बेसिक लिखा रहेगा, कई जगह इनहेरेंट लिखा रहेगा, कई जगह इंट्रिंसिक लिखा रहेगा। तो बच्चों आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इन सभी का मतलब एक ही है। मतलब जो मैंने अभी आपको ऊपर अंडरस्टैंडिंग दिया है फंडामेंटल या बेसिक को लेकर के, वही सेम मतलब इन सभी का है। तो ये इट्स अप टू यू कि चाहे आप इसको बेसिक प्रॉपर्टी बोलो, चाहे इनहेरेंट प्रॉपर्टी बोलो, और चाहे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोलो, ये आप पे डिपेंड करता है। तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है। तो चार्ज किसी बॉडी का बेसिक प्रॉपर्टी होता है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, और हिंदी मीडियम वाले केवल एक ही शब्द याद रखेंगे, मूल गुण होता है। आई होप आप सभी यहां तक क्लियर होंगे। ठीक है। तो बच्चों आइए हम लोग इसके डिफिनीशन पे काम करते हैं। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, यह किसी बॉडी का क्या है बच्चों? बेसिक प्रॉपर्टी है। किसी बॉडी का बेसिक प्रॉपर्टी है, जो कि हमने अभी देखा। किसी बॉडी का कैसी प्रॉपर्टी है बच्चों? ये किसी बॉडी का बेसिक प्रॉपर्टी। इतने में सभी क्लियर है? अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहां से तीन डिफिनेशन पे काम करेंगे। आपको जो डिफिनेशन इजी लगे आप उसको दिमाग में सेट कर सकते हो। हालांकि आपको तीनों ही डिफिनेशन इजी लगेगा तो आप तीनों को सेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इन तीनों डिफिनेशन में ये चीज बच्चों कॉमन रहेगा, और ये सारी ये जो कॉमन वाला पार्ट है ये मैंने आपको पीछे ही समझा दिया है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसी बॉडी का
बेसिक प्रॉपर्टी है, और जो कि पहला डिफिनेशन बच्चों, एनदर चार्ज्ड बॉडी पर, मतलब दूसरे आवेशित वस्तु पर, दूसरे आवेशित वस्तु पर क्या अप्लाई करता है, क्या आरोपित करता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब वैद्युत बल आरोपित करता है या एग्जर्ट करता है या अप्लाई करता है। क्या आप लोग यहां तक क्लियर है? तो अगर हम पहले डिफिनीशन पे बात करें तो बच्चों इसका पहला डिफिनीशन क्या बता रहा है कि अगर जो चार्ज है वो किसी बॉडी का बेसिक प्रॉपर्टी है, तो इसकी वजह से अगर कोई दूसरा चार्ज बॉडी है तो उस चार्ज बॉडी पे ये क्या अप्लाई कर पाएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स को अप्लाई कर पाएगा, एक्सर्ट कर पाएगा, आरोपित कर पाएगा। तो क्या बच्चों ये डिफिनीशन आपको समझ में आया फर्स्ट वाला? तो अगर आप उसको लैंग्वेज के फॉर्म में डिफाइन करना हो तो आप ऐसे डिफाइन करोगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर ऑफ अ बॉडी, जो भी आप बोलना चाहो, एंड इट exerts electric force on another charged body. It exerts electric force on another charged body. This is the basic definition of charge. हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझेंगे कि जो वैद्युत आवेश है किसी वस्तु का वह मूल गुण है। ये तो बच्चों यहीं पे आ गया कॉमन वाला पार्ट। उसके बाद सब कहोगे जो कि दूसरी आवेशित वस्तु पर वैद्युत बल को आरोपित करता है। आई होप आप ये पहली डिफिनेशन समझ गए होंगे। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड डिफिनेशन पे काम करते हैं। सेकेंड डिफिनेशन बच्चों कैसे समझ सकते हैं? अच्छा, यहां तक तो कॉमन रहेगा, ये चीज मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। उसके बाद आप क्या बताओगे कि दैट कॉज इट टू एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स। कहां पे बच्चों एक्सपीरियंस करेगा ये? इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। देखो इसको मैं फिर से डिफाइन कर रहा हूं, सबको ध्यान समझेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी बॉडी की वह बेसिक प्रॉपर्टी है जिसके कारण यह इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर पाता है। कहां पे एक्सपीरियंस करता है बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज बॉडी रखा है तो चार्ज बॉडी बच्चों क्या एक्सपीरियंस करता है? इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। क्या आप ये सेकेंड डिफिनेशन समझ पाए? कहने का मेरा मतलब यह है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझेंगे कि जो वैद्युत आवेश है किसी भी वस्तु का वह मूल गुण है जो कि किसी वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में क्या अनुभव करता है बच्चों? वैद्युत बल का अनुभव करता है। मतलब अगर ये चार्ज उस बॉडी पे ना हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे रखने पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बट इसी बेसिक प्रॉपर्टी होने की वजह से किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने पर यह क्या एक्सपीरियंस कर रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर पा रहा है। क्या आप लोग क्लियर हैं? देखो मैं यहाँ हिंदी में नहीं लिख रहा हूं लेकिन मैंने आपको हिंदी में समझा दिया, तो सेम डेफिनेशन आप लिख सकते हो। मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूं कि वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह बेसिक प्रॉपर्टी है जिसके कारण यह किसी वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में वैद्युत बल का अनुभव करता है। क्लियर है सेकेंड डिफिनेशन? अब बच्चों इसके हम थर्ड डिफिनेशन पे काम कर लेते हैं। इसका थर्ड डिफिनेशन क्या है बच्चों? इसका जो थर्ड डिफिनेशन है, तो आप बोलोगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ऑफ अ मैटर विच shows electric effect or magnetic effect।
ड्यू टू विच, ये बच्चों इसकी थर्ड डिफिनेशन बन गई। मेरा कहने का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी बॉडी की वह बेसिक प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच, जिसके कारण, विच शो जो कि प्रदर्शित करता है, शो करता है इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, वैद्युत प्रभाव को भी, और मैग्नेटिक इफेक्ट यानी चुंबकीय प्रभाव को भी। तो किसी भी बॉडी का चार्ज वह बेसिक प्रॉपर्टी है जो कि प्रदर्शित करता है वैद्युत प्रभाव को भी और चुंबकीय प्रभाव को भी। तो क्या आपको ये समझ में आया? तो मैं फिर से तीनों एक एक अच्छे से रिवाइज करा दे रहा हूं, आप लोग तीनों एक बार अच्छे से फिर से देख लीजिए। अगर पहले डिफिनेशन समझो तो आप बोलोगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी बॉडी की वह बेसिक प्रॉपर्टी है, मूल गुण है, जिसके कारण यह अनदर चार्ज बॉडी पर, दूसरी आवेशित वस्तु पर वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सर्ट कर पाता है, आरोपित कर पाता है। सेकेंड डिफिनेशन क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक चार्ज किसी बॉडी की वह बेसिक प्रॉपर्टी है दैट कॉज इट टू, मतलब जिसके कारण यह एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक फोर्स को, वैद्युत बल को, कहां पे बच्चों? इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, किसी वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में। अगर हम तीसरे डिफिनेशन की बात करें तो वैद्युत आवेश किसी, इलेक्ट्रिक चार्ज किसी बॉडी या वस्तु का वह बेसिक प्रॉपर्टी या मूल गुण है जिसके कारण यह शो करता है इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट को, वैद्युत प्रभाव को और चुंबकीय प्रभाव को। कॉमनली बच्चों हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट या वैद्युत चुंबकीय प्रभाव भी बोल सकते हैं, अगर कॉमन तौर पे दोनों को हम ना बोल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट यानी वैद्युत चुंबकीय प्रभाव भी बोल सकते हैं। अब बच्चों मैंने तीनों डिफिनेशन आपके सामने यहाँ पे डिस्कस किया है। इन तीनों डिफिनेशन में आपको जो आसान लगे आप उसको दिमाग में सेट कर सकते हो, हालांकि तीनों ही आसान है। और बच्चों जो बातें अभी हमने यहाँ पे देखा है, सीखा है, ये सारी बातें हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि ये यहीं तक है, जैसे हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक इफेक्ट या मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे शो करेगा ये भी देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे एक्सपीरियंस करता है वो भी हम देखेंगे। और बाकी बच्चों ये हमारा अगला टॉपिक है ही, ठीक है। तो क्या आपको डिफिनेशन समझ में आया? तो बच्चों आपको डिफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, बस इन कॉमन से पॉइंट को अगर आप दिमाग में सेट कर लोगे तो ऑटोमेटिक आपको डिफिनेशन याद हो जाएगा। ऑलराइट, क्लियर है? अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज आप मेरे टेलीग्राम चैनल, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, आप वहां से हमसे जुड़ सकते हो। जो भी आपके कॉमन डाउट्स हैं आप उससे पूछ सकते हो। हालांकि बच्चों मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको कोई भी डाउट ना बचे। ऑलराइट, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों अगर हम बात करें कि जो ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसको बच्चों हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं किससे बच्चों? इसको हम कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑलराइट, और बच्चों ये इलेक्ट्रिक चार्ज कैसी क्वांटिटी है? तो ये स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बच्चों? ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का कहने का मतलब है कि ये अदिश राशि है, इसके अंदर दिशा नहीं होती है। तो इसमें अदिश राशि क्या होता है बच्चों? आपने पढ़ा होगा, फिर से मैं आपको डिफाइन कर दे रहा हूं। अदिश राशि वो राशि होते हैं, वो क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर क्वांटिटी, जो जिनका तो मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होता, जिसका परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होता है, उन क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो बच्चों किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से। और कैसी राशि है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी है। बट याद रखिएगा इसकी वैल्यू स्केलर क्वांटिटी होने के बावजूद पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा, चार्ज इवन स्केलर क्वांटिटी है बट इसकी वैल्यू पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव पॉसिबल है। ये भी हमने डिस्कस किया है कि चार्ज पॉजिटिव, निगेटिव या भी जीरो भी हो सकता है। क्या आपको यहां तक क्लियर है? अब बच्चों हम इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। तो बच्चों जो चार्ज क्यू होता है ये होता है आई इंटू टी। क्या होता है? आई इंटू टी। आई का मतलब यहाँ करंट से है, टी का मतलब यहाँ टाइम से है, ठीक है। हालांकि बच्चों आगे चल के इसको हम देखेंगे कहाँ से आया है, लेकिन फिलहाल के लिए आप इसका जो बेसिक फॉर्मूला Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, अगर करंट को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा चार्ज निकल के आ जाएगा। ऐसा मैंने यहीं पे इसको क्यों डिस्कस किया बच्चों? क्योंकि मुझे यहाँ से इसके यूनिट पे काम करना है और मुझे आपको समझाना है कि यूनिट किस तरीके से निकलता है, ठीक है। तो बच्चों अगर हम इसके यूनिट पे बात करें
यूनिट मतलब मात्रक। तो बच्चों इसके मात्रक को अगर हम कैटेगराइज करें तो बच्चों एक है एसआई सिस्टम में, मतलब एसआई पद्धति में, दूसरा है सीजीएस सिस्टम, और बच्चों तीसरा है अनदर सिस्टम, अनदर यूनिट, अन्य मात्रक। अदर ज्यादा बेटर रहेगा कहना, तो इसको बच्चों हम लोग अदर बोल दे रहे हैं। ये सीजीएस सिस्टम है और ये क्या है, अदर सिस्टम। अब बच्चों देखो ध्यान समझना, एसआई सिस्टम में इसका जो यूनिट होता है वो एम्पियर सेकेंड होता है। क्या होता है, एम्पियर सेकेंड। ये मुझे कैसे पता चला बच्चों, ध्यान समझना। यहाँ Q बराबर I इंटू टी है। क्या I का जो यूनिट होता है एम्पियर होता है, T का यूनिट सेकेंड होता है। एम्पियर इंटू सेकेंड किसका यूनिट हो जाएगा, Q का। यही वजह है बच्चों हमने यहाँ पे क्या लिखा, एम्पियर सेकेंड बोला। और बच्चों चूंकि कुलाम्ब ने इस पे काफी रिसर्च किया था, दैट्स व्हाई एम्पियर सेकेंड को बच्चों हम क्या बोलते हैं, कुलाम्ब बोलते हैं। कुलाम्ब बच्चों ये साइंटिस्ट का नाम है। किसका नाम है, साइंटिस्ट का नाम है, जिसको हम कैपिटल सी से दिखाते हैं। अच्छा बच्चों कैपिटल से कब यूज करते हैं यूनिट को, स्मॉल से कभी यूज करते हैं, आपको पता ही होगा। जैसे यहाँ पे कुलाम और मीटर लिखा हुआ है, तो कुलाम में कैपिटल सी जो है कैपिटल फॉर्म में है और एम जो है स्मॉल फॉर्म में। ऐसा क्यों, क्योंकि जो भी यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे रखे जाते हैं हमेशा कैपिटल में होते हैं, और जो यूनिट बिना साइंटिस्ट के नाम के होते हैं वो हमेशा स्मॉल में होते हैं। आई होप आप ये समझ गए होंगे। जैसे न्यूटन, तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो न्यूटन क्या है, हमेशा कैपिटल में फॉर्म में लिखा होता है यूनिट के तौर पे अगर हम देखें ना, क्योंकि बच्चों किसके नाम पर है, वो साइंटिस्ट के नाम पे है। तो क्या आप लोग क्लियर कर पा रहे हो। तो एसआई सिस्टम एम्पियर सेकेंड या कूलाम होता है, जिसको हम कैपिटल सी से दिखाते हैं। बच्चों आपको यही लिखा हुआ मिलेगा, एम्पियर सेकेंड हो सकता है आपको लिखा हुआ ना मिले, लेकिन हाँ आपको कूलाम लिखा हुआ मिलेगा। दूसरा बच्चों सीजीएस सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसका जो सीजीएस सिस्टम होता है वो होता है स्टेट कूलाम। क्या होता है बच्चों, स्टेट कूलाम। सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, स्टेट कूलाम। बच्चों इसी स्टेट कूलाम को हम लोग फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा जो फ्रैंकलिन जो होता है वो किसका यूनिट होता है, फ्रैंकलिन जो होता है चार्ज का यूनिट होता है, जो कि सीजीएस सिस्टम में होता है। और बच्चों इसी को हम लोग ईएसयू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईएसयू। इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्रैंकलिन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या आप यहां तक क्लियर है। तो चाहे स्टेट गुलाम आप बोलो, चाहे फ्रैंकलिन बोलो, चाहे ईएसयू बोलो, तीनों ही एक ही क्वांटिटी को शो कर रहे हैं और तीनों ही सीजीएस सिस्टम में चार्ज का चार्ज के यूनिट। तो सीजीएस सिस्टम में स्टेट गुलाम, फ्रैंकलिन, ईएसयू तीनों एक ही टर्म में है, चाहे आप इसको जिस भी नाम से बोलो। लेकिन याद रखिए फ्रैंकलिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में आप लोग रखिएगा। ऑलराइट, अब बच्चों थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि ये जो ईएसयू होता है, जो ईएसयू होता है एक्चुअल में होता कितना है, या एक फ्रैंकलिन कितना होता है। तो बच्चों जो एक ईएसयू होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, तो याद रखिएगा ये 1/3 इंटू 10⁹ गुलाम होता है। तो इसको आप दिमाग में रखिएगा कि एक ईएसयू या एक फ्रैंकलिन या एक स्टेट गुलाम जो होता है वो 1/3 इंटू 10⁹ गुलाम होता है। ठीक है बच्चों, तो ईएसयू गुलाम से छोटा है, डेफिनेटली सीजीएस सिस्टम है तो छोटा है। अब बच्चों आते हैं अदर यूनिट पे। तो अदर यूनिट में बच्चों जैसे एक मिली कुलाम, एक मिली कुलाम कितना होता है बच्चों, 10⁻³ कुलाम होता है।
है ना। ऐसे बच्चों, एक माइक्रोकुलाम, एक जो माइक्रोकुलाम होता है, एक माइक्रोकुलाम जो होता है बच्चों 10⁻⁶ कुलाम होता है। माइक्रो को हम इस तरीके से बच्चों साइंस शो करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बच्चों है वो है एक ईएमयू। ईएमयू का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? ईएमयू का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्या होता है? ईएमयू का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। एक ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और बच्चों याद रखिएगा, एक ईएमयू जो होता है वो 10 कूलाम के इक्वल होता है। एक ईएमयू किसके कूलाम के इक्वल होता है? कितने कूलाम के? 10 कूलाम के इक्वल होता है। तो क्या आपको यहां तक क्लियर है? एक मिली कुलाम जो 10⁻³ कुलाम के इक्वल होता है, एक माइक्रो कुलाम जो 10⁻⁶ कुलाम के इक्वल होता है, और एक ईएमयू, ईएमयू का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जो कि 10 कुलाम के इक्वल होता है। तो बच्चों, ये सारे यूनिट हैं चार्ज के। एसआई सिस्टम में कुलाम है, सीजीएस सिस्टम में स्टेट कुलाम, फ्रैंकलिन या ईएसयू है, और एक ईएसयू जो होता है 1/3 इंटू 10⁻⁹ कुलाम होता है। ईएसयू का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। भैया अगर अदर सिस्टम की बात करें तो मिली कुलाम जो 10⁻³ कुलाम है, माइक्रो कुलाम 10⁻⁶ कुलाम है, और एक ईएमयू मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और एक ईएमयू जो होता है बच्चों 10 कुलाम इक्वल होता है। देखो बच्चों, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच की वजह से कल भी क्लास में अधूरा ही डाल पाया था, और आज की क्लास में भी ये दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन चूंकि मैं नहीं चाहता कि आपको अभी क्लास डिस्टर्ब हो, आपको कोई नुकसान हो, दैट्स वाई मैं इसी में मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत जो बीच बीच में ग्लिचेज आ जा रही है तो आप लोग उसको मैनेज कर लीजिएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि हाँ, उससे आपको ज्यादा प्रभाव आपके क्लास में न पड़े। ऑलराइट, क्लियर है सभी को? चलिए, तो क्या मैं ये मान चलूं कि इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको समझ में आ गया? ये कैसी क्वांटिटी है, ये आपको समझ में आ गया? ये पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये हमने देख लिया। इसका फॉर्मूला क्या है, ये हमने देखा। इसके यूनिट क्या है, वो हमने तीनों ही यूनिट डिटेल में देखा। अब बच्चों, इसके अलावा कोई यूनिट बन सकता है क्या, आप बताओ? और ये फ्रैंकलिन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखिएगा, क्योंकि फ्रैंकलिन अक्सर ये बच्चों को नहीं पता होता किसका यूनिट होता है। तो ये चार्ज यूनिट होता है जो कि सीजीएस सिस्टम में होता है। ठीक है यहाँ तक? अब बच्चों, हम अगले एस्पेक्ट पे बात करते हैं चार्ज से रिलेटेड। अगर बच्चों हम बात करें टाइप्स ऑफ चार्जेस की, टाइप्स ऑफ चार्जेस, आवेशों के प्रकार। तो बच्चों, टाइप्स ऑफ चार्जेस में आप पहले से आपको पता है दो टाइप का होता है। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, और दूसरा कैसा चार्ज होता है बच्चों? दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। दूसरा कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज को पहले वेक्टर्स बोला जाता था, और नेगेटिव चार्ज को पहले रेजोनेंस बोला जाता था। बट बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने वेक्टर्स को पॉजिटिव चार्ज और रेजोनेंस को नेगेटिव चार्ज बोला। और इनका ये कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स से रिलेट करता है। जिस तरीके से मैथ्स में कोई डिजिट जितना पॉजिटिव है, अगर सेम डिजिट को उतने ही नेगेटिव से ऐड ऑन कर दिया जाए तो टोटल वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो उसी तरीके से इन्होंने पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल स्पेसिफिकली टर्म इन्होंने दिया। दैट्स वाई ये सारी बातें हमने पिछले क्लासेज में की हैं। तो आपको यहाँ तक क्लियर होगा कि पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज दो टाइप के चार्जेस यहाँ पे होते हैं। एक्सपेरिमेंटली चीजें भी हम चाहे तो यहाँ डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत हमें है नहीं। फिलहाल बस इतना ही दिमाग में रखना है कि पॉजिटिव चार्ज का सीधा सा मतलब ये है कि जिस भी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा तो पॉजिटिवली चार्ज होगा, और जिस भी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा होगा वो निगेटिवली चार्ज होगा। क्या आपको ये बात क्लियर है टाइप्स ऑफ चार्जेस को लेकर के? ठीक है। अब बच्चों, हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो है मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। किसी भी वस्तु को आवेशित करने के तरीके कितने हैं, इसी को बच्चों हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग बोल देते हैं। स्थिर वैद्युतिकी आवेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग। ठीक है। तो बच्चों, क्या क्या मेथड हमारे पास हैं बॉडी को चार्ज करने के, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे।
तो बच्चों याद रखिएगा हमारे पास 3 मेथड हैं। कितने मेथड हैं? 3 मेथड हैं। कौन कौन से भैया मेथड? पहला है फ्रिक्शन मेथड। पहला कौन सा मेथड है बच्चों? फ्रिक्शन मेथड। ये हम बहुत पहली क्लास से डिस्कस कर रहे हैं फ्रिक्शन मेथड को, जिसको हम घर्षण विधि बोलते हैं। कौन सा विधि बोलते हैं बच्चों इसको? घर्षण विधि बोलते हैं। दूसरा जो मेथड है बच्चों वो कंडक्शन मेथड है। दूसरा कौन सा मेथड है? कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? चालन विधि बोलते हैं। चालन विधि। और बच्चों लास्ट वन है आपका इंडक्शन मेथड। क्या है बच्चों? कंडक्शन चालन विधि। और बच्चों लास्ट वन है आपका इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रेरण विधि। तो बच्चों ये 3 विधियां हैं जिसके द्वारा हम किसी बॉडी को क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं। हालांकि तीनों अपने आप में बच्चों अलग हैं, तो इसलिए हम तीनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे। ठीक है? पहला क्या है? फ्रिक्शन मेथड। दूसरा क्या है? कंडक्शन मेथड। और तीसरा क्या है? इंडक्शन मेथड। हालांकि बच्चों जो फ्रिक्शन मेथड है जिसको हम पहली क्लास से पढ़ रहे हैं, इसको एक बार फिर से देख लेंगे। कंडक्शन मेथड आपके लिए नया है तो इसको हम अच्छे से जानेंगे। और बच्चों लास्ट वन जो आपका इंडक्शन मेथड है ये भी आपके लिए नया है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसको हम देखेंगे। याद रहे बच्चों, भले ही 3 मेथड हैं लेकिन इन 3 मेथड के थ्रू हम अलग अलग तरह के बॉडीज को चार्ज कर पाएंगे और तीनों मेथड अलग अलग तरीके के हैं। ठीक है? लेकिन हाँ, इससे हम इससे हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। इससे हम क्या करेंगे कि बॉडीज को चार्ज करेंगे। वो कैसी बॉडीज होंगी? वो कंडक्टिंग बॉडी होगी कि इंसुलेटिंग बॉडी होगी? तो कौन से केस में कौन सी बॉडी हम लेते हैं वो चीजें हम अब आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है? पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। चलिए बच्चों आगे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं फ्रिक्शन मेथड को। फ्रिक्शन मेथड। तो बच्चों फ्रिक्शन मेथड हमने क्या देखा था कि पहली बात तो बच्चों ये समझना कि इसमें हम टू बॉडीज को, दो वस्तुओं को आपस में क्या कराते हैं बच्चों? टू बॉडीज को आपस में फ्रिक्शन कराते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, ये दोनों बॉडीज हमेशा इंसुलेटिंग बॉडी होना चाहिए। कैसे बॉडीज होना चाहिए? इंसुलेटिंग बॉडीज होना चाहिए, अचालक वस्तुएं होना चाहिए। ये चीज आपको दिमाग में रखना है। अगर आप फ्रिक्शन मेथड लगाने जा रहे हो तो याद रखना आपको हमेशा दोनों बॉडी जो आप ले रहे हो वो कैसी बॉडी होना चाहिए? अचालक वस्तु में होना चाहिए। अगर आप अचालक वस्तुएं नहीं ले रहे हो तो याद रखना वह फ्रिक्शन मेथड वर्क नहीं करेगा। क्या ये बात क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, आपके एग्जाम में रीजन और सेशन वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है फ्रिक्शन मेथड किस तरह के बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है। तो इंसुलेटिंग बॉडीज के लिए, अचालक वस्तुओं के लिए एप्लीकेबल है। और हमें क्लियर है पहले भी, और एक बार फिर से हम यहाँ पे क्लियर करेंगे कि अगर कोई दो इंसुलेटिंग बॉडीज हैं और उनको आपस में फ्रिक्शन कराते हैं, उस केस में उनके बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से कोई एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और कोई दूसरी बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाती है। और इन दोनों बॉडीज में हमें इस बात को ये भी दिमाग में रखना होगा कि दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है तो याद रखिएगा कि वो बॉडीज इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा और दैट्स वाई वो चार्ज नहीं होंगे। तो क्या बच्चों हमने इस क्लास के पहले
ये बहुत बार इसको डिस्कस कर लिया है, क्या इसको फिर से डिस्कस करें? हाँ, आपके काम लायक बात ये था, इंसुलेटिंग बॉडीज होना चाहिए, ये मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया। चलो फटाफट एक बार एग्जांपल तौर पे देख लेते हैं। कोई बॉडी एक्स है, दूसरी बॉडी वाई है, और इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। बच्चों, इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वैद्युत ऋणात्मकता है, वो कम है, और इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वैद्युत ऋणात्मकता है बच्चों, वो ज़्यादा है। हमने यहाँ पे इसको दिखा दिया। और बच्चों, हम इसके बीच में क्या करा रहे हैं? इसके बीच में हम फ्रिक्शन करा रहे हैं। इसके बीच में हम क्या करा रहे हैं? फ्रिक्शन करा रहे हैं। अगर इनके बीच में फ्रिक्शन कराएंगे, तो जाहिर सी बात है बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉन है, वो एक्स से किस पे ट्रांसफर हो जाएगा? वाई पे। ऐसा क्यों? क्योंकि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या वैद्युत ऋणात्मकता कम होता है, वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, और जिसका कम ज़्यादा होता है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक्स से किस पे हो जाएगा? वाई पे हो जाएगा। दैट्स वाई जिस पे ट्रांसफर होगा, वो पॉजिटिवली, जिससे ट्रांसफर होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जिस पे ट्रांसफर होगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा? निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो लूज करने वाला हमेशा पॉजिटिवली चार्ज को दिखाता है, और गेन करने वाला हमेशा निगेटिवली चार्ज को दिखाता है। दूसरी बात, इसी को हम ऐसे ही बोल सकते हैं, यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे क्या है बच्चों? डिफिशियंसी। और यहाँ पे क्या है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो डिफिशियंसी और एक्सेस से लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं, तो आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए। तो बच्चों, ये जो मेथड हमने डिस्कस किया था, इसी मेथड को हम लोग फ्रिक्शन मेथड बोलते हैं। क्या यहाँ तक बात सभी क्लियर है? और बच्चों, अगला जो है वो है कंडक्शन मेथड। कौन सा मेथड है बच्चों? कंडक्शन मेथड। इसको हम चालन विधि बोलते हैं। बच्चों, जब हम कंडक्शन मेथड की बात करते हैं, तो आपको याद रखना है कि कंडक्शन मेथड में जो जिस भी बॉडी को हम चार्ज कर रहे हैं, वो कंडक्टिंग बॉडी होना चाहिए, वो कंडक्टर होना चाहिए, वो कंडक्टिंग बॉडी होना चाहिए। मतलब वो चालक होना चाहिए, चालक वस्तु होना चाहिए। क्या यहाँ पे इंसुलेटर को हम कंडक्शन मेथड के थ्रू चार्ज कर सकते हैं? उसका आंसर है नहीं, क्योंकि कंडक्शन मेथड हमेशा कंडक्टिंग बॉडी के लिए एप्लीकेबल होता है। और दूसरी बात बच्चों, इसमें क्या होता है कि हम किसी एक चार्ज बॉडी को, वो पॉजिटिवली भी चार्ज हो सकता है, निगेटिवली भी चार्ज हो सकता है, किसी एक चार्ज बॉडी को जो न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी है, जो उदासीन चालक वस्तु है, उसके बच्चों हम कांटेक्ट मिलाते हैं। क्या लाते हैं बच्चों? कांटेक्ट मिलाते हैं। और कांटेक्ट में लाने पर ये जो चार्ज बॉडी है, इस पे जो चार्ज होगा, उसी चार्ज से बच्चों न्यूट्रल बॉडी भी क्या हो जाएगा? सेम चार्ज से चार्ज हो जाएगा। क्या बात सभी क्लियर है? कंडक्शन मेथड में किसी एक चार्ज बॉडी को किसी न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी के कांटेक्ट में या संपर्क में लाया जाता है, जिसकी वजह से जो ये न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी होता है, वो भी उसी चार्ज से चार्ज हो जाता है जिस जो ये चार्ज बॉडी था। मतलब कहने का ये है, अगर ये चार्ज बॉडी पॉजिटिवली चार्ज था, तो ये भी बच्चों पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर ये निगेटिवली चार्ज है, तो ये भी निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। मतलब सेम तरह का चार्ज से ये चार्ज होता है। आई होप आपको समझ में आएगा। ये आपके रीजनल सेशन में पूछा गया क्वेश्चन कि कंडक्शन मेथड में पहली बात कांटेक्ट में लाना पड़ता है। एक बॉडी चार्ज होना चाहिए, दूसरा बॉडी न्यूट्रल होना चाहिए, वो तो न्यूट्रल बॉडी कंडक्टिंग होना चाहिए। जब ये कांटेक्ट में आता है, तो उस सिनेरियो में जो चार्ज बॉडी पे जिस तरह का चार्ज होता है, वही सेम चार्ज इस पे भी आता है। ठीक है? तो अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखें बच्चों, सपोज दैट ये बॉडी है, ठीक है, और ये बच्चों अभी न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी है, उदासीन चालक वस्तु है। और बच्चों, इसके कांटेक्ट में हम क्या कर रहे हैं? किसी एक चार्ज बॉडी को लेके आ रहे हैं। बच्चों, ये चार्ज बॉडी कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है। तो बच्चों, जब इसके कांटेक्ट में हम लाते हैं, तो इस सिनेरियो में हमें क्या देखने को मिलेगा? इस सिनेरियो में हमें ये देखने को मिलेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इसके कुछ चार्ज किस में चले जाएंगे बच्चों? इस पे चले जाएंगे। तो ये बच्चों, ये भी क्या हो जाएगा? जो पहले न्यूट्रल था, अब क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, जब हम इसको अलग करेंगे। तो क्या आप इसको क्लियर कर पाए? फिर समझो, ये हमारा न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी है। इसके कांटेक्ट में हमने यहाँ देखा ना, कांटेक्ट में किसी चार्ज बॉडी को लेके आ रहे हैं। जब चार्ज बॉडी इसके कांटेक्ट में आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से
विभवांतर की वजह से कुछ चार्जेस किस में चले जाएंगे बच्चों, इसमें चले जाएंगे। और ये प्रोसेस बच्चों इंस्टेंट होता है, ऐसा नहीं कि जाने में टाइम लगेगा। जैसे हमने इसको कॉन्टेक्ट से इसको हटाया तो हमने नोटिस किया कि जो बॉडी पहले न्यूट्रल था वो क्या हो गया है बच्चों, चार्ज हो गया। तो इस तरीके से हमने न्यूट्रल बॉडी को क्या कर लिया, चार्ज कर लिया। और जिस प्रोसेस से हमने चार्ज किया है उस प्रोसेस को हम कंडक्शन मेथड बोलते हैं। और बच्चों आप ये भी देख पा रहे हो कि अगर ये बॉडी जिसको हम कॉन्टेक्ट में आया तो वो पॉजिटिवली चार्ज था, तो हमारा जो फाइनली जो बॉडी चार्ज हुआ है वो भी पॉजिटिवली चार्ज है। तो सेम तरह के चार्ज से चार्ज हो। ठीक है, क्लियर है, सभी को समझ में आया। तो ये बच्चों मेथड हमारा कौन सा मेथड है, कंडक्शन मेथड है। अब बच्चों देखो आपके बुक वगैरह में प्रॉपर एक डायग्राम बना होगा, वो डायग्राम चाहे तो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट यही है। जैसे शुरू में ये बॉडी आपका चार्ज बॉडी था जिसको हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम पे रखा है। ये हमारा बॉडी कैसा बॉडी है, न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कांटेक्ट में लाएंगे। जब हम इसको कांटेक्ट में लाएंगे तो उस सिनेरियो में क्या होगा, उस सिनेरियो में यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर हो जाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। और दैट्स वाई जो बॉडी पहले न्यूट्रल था इसको सेपरेट करने पे अब वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, चार्ज हो जाएगा। वो भी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। और ये बॉडी ऑलरेडी पहले से चार्ज था। तो ये कुछ डायग्राम आपको बुक वगैरह में दिखेगा, बट आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे बताया है वही कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है। हाँ, तीन बातें जो आपको दिमाग में रखना है। पहली बात तो ये कंडक्टिंग बॉडी के लिए पॉसिबल है। दूसरा, इसमें हमने ये देखा कि इसमें बॉडीज एक चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में आना चाहिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट था। और लास्ट में बच्चों, जो चार्ज बॉडी कांटेक्ट में आ जाता है उसी सेम नेचर के चार्ज से चार्ज होता है। ये तीन बातें आपको दिमाग में रखनी है, क्योंकि रीजन और असर्शन क्वेश्चन में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। ठीक है, तो अब हम लास्ट मेथड इंडक्शन मेथड के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर लेते हैं, इंडक्शन मेथड के बारे में बात कर लेते हैं। इंडक्शन मेथड का मतलब है बच्चों प्रेरण विधि। अच्छा बच्चों, कहीं भी आपको इंडक्शन टर्म दिख जाए फिजिक्स में, इसका मतलब होता है दूर से ही बिना कॉन्टेक्ट के ही आप कुछ फिनोमिनन शो कर पा रहे हो। ठीक है, क्लियर है। कंडक्शन का मतलब हमेशा कॉन्टेक्ट को दिखाता है, और इंडक्शन मतलब बिना कॉन्टेक्ट के दूर से ही कुछ आप चेंजेस कर पा रहे हो, तो वो इंडक्शन को दिखाता है। तो बच्चों इंडक्शन मेथड या प्रेरण विधि को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा बच्चों ग्राउंडिंग को। अगर आपको ग्राउंडिंग नहीं क्लियर है तो याद रखिएगा कि आप, जिसको हम हिंदी में भू संपर्क बोलते हैं, तो आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि ग्राउंडिंग को समझने के बाद ही इंडक्शन मेथड को समझा जा सकता है। अब बच्चों ये ग्राउंडिंग क्या है, ध्यान समझिएगा। जैसे सपोज दैट कोई बॉडी है, ठीक है, कोई बॉडी है, इस बॉडी बच्चों एक्सेस ऑफ चार्ज है, चार्ज के दिखता है। और कैसा चार्ज है बच्चों, निगेटिवली चार्ज। अगर इस बॉडी को हम अर्थ के साथ कनेक्ट कर दें, अर्थ के साथ जोड़ दें, और बच्चों कभी भी अगर आपको ये सिंबल दिख जाए समझ जाना कि अर्थिंग का सिंबल है। ठीक है, तो बच्चों इस प्रोसेस में क्या होता है कि जब किसी भी चार्ज बॉडी को हम अर्थ साथ कनेक्ट करते हैं तो जो माइनस चार्ज होता है वो बच्चों अर्थ की ओर ट्रांसफर हो जाता है, और फाइनली ये बॉडी जो होता है वो न्यूट्रल हो जाता है। तो याद रखिएगा, अगर किसी भी चार्ज बॉडी को आपने ग्राउंडिंग या अर्थिंग कर दिया वो हमेशा न्यूट्रल हो जाएगा, उस पर जो एक्स्ट्रा चार्ज था वो जीरो हो जाएगा। अगर बच्चों सपोज दैट ये तो निगेटिवली चार्ज था, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज होता तो अगर बच्चों ये पॉजिटिवली चार्ज होता और तब हम इसको अगर ग्राउंडिंग से कनेक्ट कर रहे हैं, तो बच्चों याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन ही ग्राउंडिंग में ट्रांसफर होते हैं, पॉजिटिव चार्ज नहीं। दैट्स वाई बच्चों यहाँ ये ग्राउंडिंग अर्थ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को सेंड करेगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बच्चों, सेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन को भेजेगा, और ये इलेक्ट्रॉन जाकर के क्या करेगा, इन पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देगा। तो ओवरऑल बच्चों इस प्रोसेस से भी क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। क्या आपको क्लियर है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि चार्ज का ट्रांसफर इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की ओर हो रहा है, और यहाँ पे जो चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की हो रहा है। लेकिन हाँ, दोनों ही प्रोसेस में जो बॉडीज है फाइनली अर्थिंग के बाद न्यूट्रल हो जा रहा है। तो हमेशा माइनस चार्ज सिनेरियो में जो इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा चार्ज जो होता है वो ग्राउंड की तरफ मूव करता है, ग्राउंड की तरफ जाता है। और पॉजिटिव चार्ज के सिनेरियो में जो
इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ग्राउंड से निकल करके उस पॉजिटिव चार्ज तक जाते हैं और उनको न्यूट्रल करते हैं। तो दोनों ही प्रोसेस में ये न्यूट्रल हो रहा है, लेकिन हाँ, पॉजिटिव चार्ज सिनेरियो में यह इलेक्ट्रॉन खुद आता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, यहाँ एक्स्ट्रा चार्ज कहाँ जाता है, ग्राउंड की तरफ। क्या आपको बात समझ में आया? और कभी भी अगर आपने ग्राउंडिंग किया है तो हमेशा वो बॉडी क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो क्या आपको ग्राउंडिंग समझ में आ गया? अगर ग्राउंडिंग आपको समझ में आ गया तो फाइनली बच्चों अब हम इंडक्शन मेथड को डिस्कस करते हैं। इंडक्शन मेथड, ठीक है। इंडक्शन मेथड बच्चों याद रखिएगा कि इसमें भी जो बॉडी को आपको चार्ज करना है वो कंडक्टिंग बॉडी होना चाहिए। कैसी बॉडी होना चाहिए? चालक वस्तु होना चाहिए, ये इंसुलेटिंग बॉडी के लिए एप्लीकेबल नहीं। पहली बात। दूसरी बात बच्चों ये कि इसमें आपको चार्ज बॉडी को उस न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में लाने की जरूरत नहीं होती, आप दूर से ही इस मेथड को अप्लाई करा सकते हो। तो यहाँ पे कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती, आप उसके नियर बाय उस चार्ज बॉडी को रख करके उस न्यूट्रल बॉडी को क्या कर सकते हो बच्चों, पोलराइज्ड कर सकते हो। अभी इसको हम देखेंगे। तो पहली बात समझ में आ गया, ये भी कंडक्टिंग बॉडी के लिए एप्लीकेबल है, इसमें कांटेक्ट नहीं बल्कि आपको नियर बाई चार्ज बॉडी को लाना पड़ता है उस इंसुलेटिंग बॉडी को के पास। नियर बाय चार्ज बॉडी को लाना पड़ेगा उस न्यूट्रल बॉडी के पास। क्लियर है? तो आइए हम लोग इस प्रोसेस को समझ लेते हैं। देखो बच्चों, ये हमारा कोई चार्ज बॉडी है जो कि एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा है, और बच्चों ये हमारा कोई न्यूट्रल बॉडी है जो कि इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा है। याद रहे कि ये हमारा कैसा बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी। अब बच्चों हम इसके पास तो ले आएंगे लेकिन कांटेक्ट नहीं ले आएंगे, तब इसके नियर बाई लाते हैं। तो बच्चों हमें क्या देखने को मिलता है, देखो पहले दूर था, अब ये जब नियर बाई आ गया तो बच्चों अगर इससे पॉजिटिवली चार्ज है तो इसके नियर बाई सरफेस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिवली चार्ज आ जाएगा। और इसके दूर वाले सरफेस पे बच्चों कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हो मेरी बात? जैसे मान लो कि ये कोई बॉडी है और इसके पास कोई चार्ज वैसे मान लो प्लस लेके आ रहे हैं, तो बच्चों प्लस की वजह से जो इसका माइनस चार्ज होगा ना, इसके नियर बाई सरफेस में, इसके पास वाले सरफेस पे आ जाएगा, उसके दूर वाले सरफेस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस बॉडी को हम पोलराइज्ड बॉडी, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हो दोनों चार्ज अलग हो गए। तो क्या आप इसको इससे कनेक्ट कर पाए? तो बच्चों इसके नियर बाई सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूर वाले सरफेस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब बच्चों हम क्या करते हैं कि इस पॉजिटिव चार्ज वाले सरफेस को हम ग्राउंडिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ग्राउंडिंग कर देते हैं। तो अगर ये ग्राउंडिंग कर देंगे तो बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, न्यूट्रल। और नेगेटिव चार्ज बच्चों क्यों न्यूट्रल नहीं होगा? क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे ये जो चार्ज बॉडी है वो तो बच्चों अट्रैक्शन फोर्स लगाए रखेगा ना। तो अगर ये अट्रैक्टिव फोर्स इस पे लगाए रखेगा तो बच्चों ये तो नहीं जाएगा अर्थिंग की तरफ, लेकिन हाँ ये जो दूर वाले सरफेस जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसको क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। तो फाइनली बच्चों अगर हम इसको देखें, सेपरेट करेंगे, तो ये बॉडी जो पहले से चार्ज था वो चार्ज ही रहेगा, लेकिन जो बॉडी हमने ग्राउंडिंग कराया था अब वो बॉडी पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चों, उस बॉडी पे नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो एक बात यहाँ समझ में आया आपको? एक बात ये समझ में आया कि जिस तरीके से कंडक्शन मेथड के अंदर सेम चार्ज से चार्ज हो रहा था, यहाँ पे क्या होता है, अपोजिट चार्ज से चार्ज होता है। अपोजिट चार्ज से ये चार्ज होता है। क्या आप लोग ये समझ पाए? तो बच्चों शुरू में ये न्यूट्रल था लेकिन अब ये हमारा चार्ज हो गया है। हम शुरू में जिस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज हमने लिया था उसकी वजह से इस पे कौन सा चार्ज आ गया, निगेटिवली चार्ज ये हो गया है, मतलब अपोजिट चार्ज यहाँ पे इंड्यूस होता है। तो आई होप आप इस डायग्राम के थ्रू जो मैं आपको कन्वे करना चाह रहा हूँ आपने समझ लिया होगा। क्या बच्चों वास्तव में ये कठिन था? बिल्कुल नहीं था, बस यहाँ पे ग्राउंडिंग का कॉन्सेप्ट लेना था। तो एक बार चलो फिर से समझ लेते हैं। हमने एक चार्ज बॉडी पहले से लिया और इस न्यूट्रल बॉडी को हमें चार्ज करना है जो कि कंडक्टिंग। हम इस चार्ज बॉडी को इसके नियर बाई लेके आएंगे, पास लेके आएंगे। पास लाने पे क्या होगा कि इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी की वजह से
जो इस कंडक्टिंग बॉडी का नियर बाई सरफेस होगा, जो कंडक्टिंग बॉडी का जो नियर बाई सरफेस होगा बच्चों, वो कैसा हो जाएगा, वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, निगेटिव चार्ज उस पे आ जाएगा, और जो दूर वाला सरफेस है वो उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हमने पॉजिटिव चार्ज वाले फॉर अवे सरफेस को, दूर वाले सरफेस को ग्राउंडिंग कर दिया। ग्राउंडिंग करने से ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये तो न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर आपके दिमाग में डाउट आ सकता है कि नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं गया, क्योंकि ग्राउंडिंग आपने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले की ग्राउंडिंग करते ही कोई भी बॉडी होगा, चार्ज बॉडी, वो न्यूट्रल हो जाएगा, तो इसको भी न्यूट्रल हो जाना चाहिए। लेकिन बच्चों ये जो माइनस चार्ज है, इस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पॉजिटिव चार्ज ने काफी ज्यादा लगाया है। तो पॉजिटिव ये जो चार्ज बॉडी है, इसके अट्रैक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज बच्चों यही बना रहेगा, और पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, ग्राउंडिंग हो जाएगा। यही वजह है कि जब ये ग्राउंडिंग हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, तो उस सिनेरियो में क्या आपको देखने को मिलेगा, जो नेगेटिव चार्ज बच्चों इस सर्फेस में बचा रह गया था, उसकी वजह से ग्राउंडिंग हटाने के बाद ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और ये बॉडी जो हमने पहले से लिया था वो पॉजिटिवली चार्ज था। यहाँ अपोजिट चार्जेस इंड्यूस होता है। इस प्रोसेस में जो बॉडी हम चार्ज बॉडी के तौर पे लेते हैं, उसके जस्ट अपोजिट हमारा फाइनली बॉडी चार्ज होता है नेचर से। क्या बच्चों आपको तीनों मेथड समझ में आ गया? तो एक बार हम फटाफट क्या कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। पहले मेथड में पहला मेथड हमारा क्या था, फ्रिक्शन मेथड था। फ्रिक्शन मेथड के अंदर दोनों बॉडीज इंसुलेटिंग बॉडीज थी, और इन दोनों बॉडीज को हमने जब आपस में फ्रिक्शन कराया, आपस में घर्षण कराया, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। जिस बॉडी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और जो बॉडी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। लूज करने वाला पॉजिटिव चार्ज से चार्ज होता है, और जो हमारा गेन करता है वो निगेटिवली चार्ज होता है। याद रखिएगा, कहीं भी डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव चार्ज को बताता है, और कहीं पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन वो नेगेटिव चार्ज को बताता है। ये सारी बातें हमने चूंकि पहले भी किया था, तो इसलिए हमने यहाँ पे केवल काम भर की बातें डिस्कस किया। उसके बाद बच्चों हमने देखा कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड में हमने क्या देखा, कंडक्शन मेथड के अंदर जिस बॉडी को हम चार्ज कराते हैं वो कंडक्टिंग बॉडी होना चाहिए, और इसमें हम क्या करते हैं कि किसी चार्ज बॉडी को, जिस बॉडी न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी को हमें चार्ज कराना, उसके कांटेक्ट मिलाते हैं, संपर्क मिलाते हैं, और जिस वजह से जिस नेचर से ये चार्ज होता है उसी सेम नेचर से भी चार्ज होता है, सेम नेचर से यहाँ पे चार्जिंग होता है। और हमने इस डिमॉन्स्ट्रेशन को यहाँ पे करके दिखाया। कैसे? देखो, ये हमारा न्यूट्रल बॉडी था, ये चार्ज बॉडी है। इस चार्ज बॉडी जो न्यूट्रल बॉडी के हम कांटेक्ट मिलाते हैं, तो हमने क्या देखा कि हमने देखा ये कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज बॉडी से कुछ चार्ज किस पे चला जाएगा, इस पे चला जाएगा। जो पहले आपका न्यूट्रल था अब वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इसी डिमॉन्स्ट्रेशन को हमने यहाँ भी करके दिखाया। और बच्चों लास्ट वन हमने देखा इंडक्शन मेथड को समझने से पहले हमने ग्राउंडिंग को जाना। ग्राउंडिंग बड़ा आसान है, किसी भी चार्ज बॉडी को अगर हमने अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया तो उस सिनेरियो में वो बॉडी न्यूट्रल हो जाएगा। अगर वो माइनस नेगेटिवली चार्ज था तो उस केस में ग्राउंड की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से उस प्लस चार्ज पर मूव करेगा, और दोनों ही सिनेरियो में ये इसको क्या कर देगा, दोनों ही सिनेरियो में ये इसको न्यूट्रल कर देगा। क्या ये बात क्लियर है सभी को? अब लास्ट वन हमने देखा इंडक्शन मेथड में। तो इंडक्शन मेथड में बॉडी कंडक्टिंग बॉडी होना चाहिए, इसमें कॉन्टैक्ट जरूरत नहीं होती है, नियर बाय रखते हैं जिससे दूसरी बॉडी चार्ज होती है। चार्ज बॉडी को हम उस न्यूट्रल बॉडी के नियर बाय रखते हैं। और ये बच्चों यहाँ पे कैसे किस चार्ज से ये चार्ज होता है, तो अपोजिट चार्ज के से चार्ज होता है। कहने का मतलब अगर ये नियर बाय जो चार्ज बॉडी हम लाए हैं अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो हमारा जो न्यूट्रल बॉडी है वो कैसा चार्ज हो जाएगा, वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इस डिमॉन्स्ट्रेशन को हमने यहाँ पे करके देखा। याद रहे कि इसकी अलग से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जैसे कंडक्शन मेथड क्या होता है, इंडक्शन मेथड क्या होता है, ये सब नहीं पूछा जाता, बल्कि इसके अंदर जो मैंने गहराई वाली बातें की है ना कि हाँ कैसी बॉडी होना चाहिए, किस चार्ज से चार्ज होता है, अगर हमने पॉजिटिव चार्ज को नियर बाई ला रहे हैं तो जो न्यूट्रल बॉडी उस पर कौन सा चार्ज आएगा इंडक्शन मेथड की वजह से, तो ऐसे आपके क्वेश्चन अंदर से पूछे जाते हैं जो कि मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। तो बच्चों क्या इतना गहराई में आपको चीजें पता थी? बस आपने हो सकता है ये डिमॉन्स्ट्रेशन वगैरह पढ़ लिया हो कि हाँ ये ऐसे हो गया, बट क्या क्या हमें की पॉइंट्स दिमाग में सेट करना चाहिए था वो आपको समझ में आया? ठीक है बच्चों, आज की क्लास काफी लंबी क्लास हो चुकी है, तो आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। कल की क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर गुलाम्स लॉ को भी कल की क्लास में पढ़ेंगे। उसके अलावा बच्चों अगर टाइम रहेगा तो कल हम वेक्टर के कुछ कॉन्सेप्ट को जानेंगे, क्योंकि वेक्टर एनालिसिस कुछ कॉन्सेप्ट हमारे हो सकता है कि नेक्स्ट क्लासेज में यूज हो, तो उसको अगर हम पहले सीखे रहेंगे तो हमारी चीजें आसान हो जाएंगी। देखो बच्चों आज की क्लास जो है आपने देखा कि काफी ज्यादा
टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से बीच-बीच में कर्सर रुक जा रहा था। उम्मीद है कि मैंने उसको मैनेज करने की कोशिश किया है और आपको ज़्यादा उससे डिस्टर्बेंस नहीं हुआ होगा। अगर थोड़ा बहुत हुआ भी होगा तो आप लोग उसको मैनेज कर लीजिएगा। हालाँकि मैं इस पे काम बराबर कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी-सी दिक्कतों की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, तो वो आगे सॉर्ट आउट हो जाएगा। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में जाके जो अपने प्रॉब्लम्स हो वो कमेंट कर सकते हो। आप चाहो तो मेरे से टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हो, जहाँ पे